Hello, all 11th class students. So, in yesterday's part, we have completed with our auxiliaries to trade, right? We have studied with transport and communication, then banking and finance. Then, after that, we have done with insurance, warehousing, and advertising and public relation. What is our today agenda is we will be starting with objective of business, which are totaling to six. We have six objective of business here. So let's start. Objective are needed in every area that influence the survival and prosperity of a business. यानी कि जो ऑब्जेक्टिव है वो हर एक एरिया में रिक्वायर्ड है एक बिजनेस के, जो कि बिजनेस की सर्वाइवल एंड प्रोस्पैरिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं। यानी कि बिजनेस को अलाइव रखने के लिए, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, प्लस कंटिन्यू रखते रखते उसमें ग्रोथ हो, उसके लिए हमें क्या चाहिए? ऑब्जेक्टिव चाहिए। Since a business has to balance a number of needs and goals, यानी एक बिजनेस को नीड्स एंड गोल्स को क्या करना होता है? बैलेंस करना होता है। यानी जो मेरे सोसाइटी की नीड्स है, बिजनेस की नीड है, एम्प्लॉयज की नीड है, वर्कर्स की नीड है, मेरा प्रॉफिट अर्न करने की नीड है, और गोल्स दोनों को क्या करना है? अलाइन करना है, सेम लाइन पे लेके आना है। यानी कि मेरे गोल्स ऐसे नहीं होने चाहिए कि मैं सोसाइटी को एक्सप्लॉइट करूं, या फिर मेरी सोसाइटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि मेरा गोल ही अचीव ना हो पाए। ठीक है? तो इसमें सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो मेरे पास क्या है? पहला ऑब्जेक्टिव है मेरे पास मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग का क्या मतलब है? अब मार्केट में इतनी सारी इंडस्ट्रीज है, इतनी सारी कंपनीज है, इतने सारे कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स है, उनके बीच मुझे क्या करना है? अपना नाम बनाना है, अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनानी है। तो इसलिए मार्केट स्टैंडिंग में बोला है मेंटेनिंग गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ वंस बिजनेस इज अ पैरामाउंट टू सक्सीड एंड प्रोस्पर। तो अपना नाम बनाना, अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाना, ये क्या है? पैरामाउंट है, इम्पोर्टेंट है सक्सेस पाने के लिए। It helps in forming a distinct identity in the market and is referred to as market standing relation टू इट्स कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में हमारा कितना नाम है, लोग हमें कितना जानते हैं, हमारे प्रोडक्ट को कितना जानते हैं, ये मैटर करता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। गुडविल ऑफ अ बिजनेस, नेम एंड फेम ऑफ अ बिजनेस। अ बिजनेस एंटरप्राइज must aim at standing on a stronger footing in terms of offering what? Offering competitive product at reasonable prices। यानी कि आप लोगों को कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट दे रहे हो, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट दे रहे हो एट रीजनेबल और लेस प्राइस। तो यही क्या है? मेरे पास कॉम्पिटिटिव एज है। मान लो मैं आयुर्वेदिक बिजनेस में हूँ, वही चीज मेरे को कोई 100 रुपए में दे रहा है, एंड मैंने अपनी इनोवेशन इस तरीके से की हुई है, अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसको इस तरीके से ढाला हुआ है कि मेरी कॉस्ट जो है वो 60 रुपए पड़ रही है और उसे मैं कस्टमर को 80 में बेच रही हूँ। तो मेरी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, और मैंने वही चीज लोगों को 80 में बेची 100 की जगह। तो ये क्या है मेरा? ऑफरिंग कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट, मार्केट स्टैंडिंग। तो इसमें साइड में तुम लिख लो, सबसे पहले तो सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी एंड बैलेंसिंग नीड्स एंड गोल्स, ये इसकी हेडिंग होगी। कभी भी तुम जब आंसर स्टार्ट करते हो तो डायरेक्ट पॉइंट नहीं लिखने लग जाया करो, मार्केट स्टैंडिंग, इनोवेशन, ये वो। पहले थोड़ी भूमिका बनाया करो। भूमिका क्या होती है? ये जो 3 लाइन है वो, इसी को मैंने शॉर्ट में लिखवाया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर पैरामाउंट टू अ बिजनेस फॉर इट्स सर्वाइवल एंड प्रोस्पेरिटी एंड बैलेंसिंग द नीड्स एंड गोल्स। तो ये चीज़ तुम लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको 3 लाइन को ऐसे के ऐसे ही रटो, बस तुम्हारे कीवर्ड्स आ जाए, इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम कर दो। ठीक है? देन उसके बाद है इनोवेशंस। सबसे पहले हम मार्केट स्टैंडिंग को एक रियल लाइफ एग्जांपल से ले लेते हैं। अच्छा, रतन टाटा जी के बारे में किस किसने सुना है? वैसे तो मेरा क्वेश्चन ही गलत है। क्यों? क्योंकि रतन टाटा जी
कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिसने उनका नाम ना सुना हो। तो आ जाओ उन्हीं के पास लेके चलते हैं हमारी पीपीटी में। तो यहाँ पे उनकी नेम एंड फेम का रीज़न क्या है? रीज़न तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट मैंने कुछ 3-4 चुनिंदा रीज़न्स लिए हैं जिससे बस मैं तुमको कॉन्सेप्ट को समझा पाऊँ। अब तुमने टाटा ग्रुप के किसी एम्प्लॉयी से तुम्हारी मुलाकात हुई हो या बात हुई हो, तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला होगा कि नहीं, वहाँ का ना एनवायरनमेंट, वहाँ का कल्चर, कॉर्पोरेट कल्चर अच्छा नहीं है। ऐसा कभी नहीं सुना होगा। बल्कि उन्होंने ऐसा बोला होगा कि इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयी फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, इतनी ज़्यादा फेवरेबल पॉलिसीज़ वहाँ पे है कि वहाँ से कोई बंदा एक बार आने के बाद जाए ना। और वहाँ पे एक पॉलिसी भी है कि अगर कोई इंसान वहाँ से रेजिग्नेशन दे देता है ना, तो वो फॉरएवर ब्लॉक हो जाता है टू रीजॉइन दैट कंपनी, मतलब टाटा ग्रुप। तो यहाँ पे जो ये ग्राफ है, वो क्या शो कर रहा है? तो जैसा कि हम पीपीटी में थे, यहाँ हम बात कर रहे थे टाटा ग्रुप की। तो टाटा ग्रुप ने हमेशा हर ईयर एम्प्लॉयज़ को हायर किया और वो भी इंक्रीमेंटल रेट पे हायर किया है। जैसे कि तुम देख पा रहे हो कि पहले कभी 45,000 किया था, देन 66,000 हो गए, देन 89,000 हो गए। इस तरह से करते-करते आज तक टाटा ग्रुप के पास 6 लाख एम्प्लॉय हैं। तो एम्प्लॉय फ्रेंडली एक कंपनी है टाटा ग्रुप। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ इस कंपनी का। मैं जस्ट तुम्हें गुडविल एंड रेपुटेशन क्या होती है और किस वजह से टाटा ग्रुप ने कमाई, वो बताना चाहती हूँ। प्लस टाटा जी का क्या था कि वो देख नहीं पाते थे कि एक छोटी सी फैमिली जो कि बाइक पे अपने चाइल्ड को लेके जा रही है, धूप बारिश गर्मी छाव सब है वहां पे, तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कार को, उनके लिए उन्होंने एक कन्वीनियंट कार बनाई एट रीजनेबल प्राइस जिसको कि एक स्मॉल फैमिली खरीद सकती थी। तुमने नैनो के बारे में सुना भी होगा। तो वो एक कार थी जो कि टाटा ग्रुप की प्रोडक्शन थी। और उसके बाद टाटा ग्रुप ने फाउंडेशन रखी थी आईआईएससी की, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, जिससे कि हमारे इंडिया में रिसर्च का क्रेज बना था और ज़्यादा इंक्रीज हुआ था। देन साथ ही वो उन्होंने सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए नहीं काम किया था, उन्होंने एनिमल्स के लिए भी काम किया था। ही वॉज अ डॉग लवर। तो ये कुछ चीजें होती है जिससे कि हमारी रिस्पेक्ट बढ़ती है, हम गुडविल कमाते हैं। मतलब बिजनेस इज नॉट ओनली मेंट फॉर ओनली प्रॉफिट, इट इज ऑल्सो मेंट फॉर सीएसआर एक्टिविटीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी नीड टू सेटिस्फाई आवर कस्टमर, वी नीड टू सेटिस्फाई आवर सोसाइटी। देन उसके बाद है इनोवेशंस। इनोवेशंस में क्या है? इनोवेशन इज सेंट्रल टू द ग्रोथ, ये पहला कीवर्ड है, सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस एंटरप्राइज। इट हेल्प्स बिजनेस टू स्केल अप, जो कि स्केल अप करने में, इंक्रीज करने में मदद करता है बिजनेस को। एंड गिव अ कॉम्पिटिटिव एज टू द एंटरप्राइज, और कॉम्पिटिटिव एज देता है, यानी अगर आज मैं अपने प्रोडक्ट में कोई इनोवेशन ला रही हूँ तो लोग मेरे प्रोडक्ट को खरीदना चाहेंगे बजाय कि मेरे कॉम्पिटिटर को, अगर उसने इनोवेशन नहीं किया तो मैं कोडेक का एग्जांपल दे सकती हूँ। कोडेक क्या था? हमारे पास एक कैमरा होता था जिसमें वो ब्राउन ब्राउन सी एक रील डलती थी और फिर उसे फोटोज खींचते थे लोग। और अब क्या है, स्मार्टफोन्स आ गए हैं तो कैमरा की हमको ज्यादा नीड नहीं पड़ती। तो वो क्या थी, मेरे पास प्रोडक्ट इनोवेशन थी, या फिर इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, यानी इनोवेशन इज डिफाइंड एज इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू आइडिया और अ मेथड इन अ वे समथिंग इज डन और मेड। अब इनोवेशंस मेरी दो तरीके की होती है। फर्स्ट है इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड सेकंड है इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटी। प्रोडक्ट का मतलब मेरे पास कोई ए प्रोडक्ट था एंड उसी ए प्रोडक्ट को मैंने फर्दर इनोवेट कर दिया, उसी में कुछ ऐसी एडिशंस कर दी क्वालिटीज की कि वो मेरा क्या बन गया, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट बन गया। या फिर मेरे पास प्रोडक्ट तो ए ही है लेकिन उसको बनाने का तरीका मैंने चेंज कर दिया। अब ये थोड़ा ए भी समझ नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ, अगेन एग्जाम्पल लेके आई हूँ। लेट्स सी दैम।
तो यहाँ मेरे पास क्या है, एक ड्राइंग का मैंने एग्जांपल लिया कि पहले जो ड्राइंग थी, हम क्या करते थे, उसको पेन, पेपर, क्रेयॉन्स, पेंसिल इन सब का यूज़ करके बनाते थे और वो अच्छी भी बनती थी। और यही चीज़ अब हम टैबलेट्स पे बनाने लग गए हैं, जिसको कि हम टेक ड्राइंग विद टैक बोलते हैं। यानी कि ड्राइंग मेड विद हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे कलर्स नहीं लगते, दे विल प्रोवाइड यू फीचर इन योर टैबलेट। तो वहाँ आप ड्राइंग बना सकते हो। तो इसके लिए मैं एक वीडियो लेके आई थी, जिसमें कि टैबलेट में क्या था, एक फीचर था, इन्फिनिटी जूम फीचर था। तो इसको देखते हैं। कुछ 22 सेकंड की वीडियो है ये। So I thought I'd try the infinite zoom feature on one of my drawings to see what's really going on. अब इसमें बताया कि हम जैसे ही ज़ूम करते जा रहे हैं, तो ज़ूम करने के बाद पिक्चर के अंदर एक पिक्चर निकल रही है, देन उसके बाद एक और ड्राइंग निकल रही है, उस ड्राइंग के अंदर फिर एक और ड्राइंग निकल रही है। ये ज़ूम फीचर था। Looking into this window here, we can see a nice desk with a cup of hot cocoa. अब इस कप में एक आइलैंड है, उस आइलैंड में फिर से एक पिक्चर, और उस पिक्चर के अंदर फिर से एक ड्राइंग। Where a fisherman lives, I think. I guess he has a backpack here with an apartment. Going in further, I guess there's like a nice poster on the wall with, wait, what's this? तो ये हमारे पास ज़ूम फीचर था। मतलब ड्राइंग करने का तरीका, ड्राइंग वही है, बट उसको करने का तरीका चेंज हो गया है। तो ये मेरा क्या हो गया, इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज, यानी एक्टिविटी को करने का तरीका चेंज कर दिया। ड्राइंग में पहले पेन एंड पेपर का यूज करके बनाती थी, और अब पेपरलेस जमाना आ गया तो टैबलेट पे स्टार्ट कर दिया। और अब हम बात करते हैं इनोवेशन इन प्रोडक्ट। अब तुम्हें पता ही होगा कि रोड एक्सीडेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए कार्स में कुछ इनोवेशंस की गई है। अब इसके लिए भी मैं तुम्हारे लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। दिस इज, हियर वी गो। Watch what this car will do to you. इसमें ये बताया है कि जो एक एम्प्लॉई है, हो सकता है कि उसने 24/7 काम किया हो, एंड देन अब वो अपने घर पे जा रहा है, वो सोया नहीं है, कुछ नहीं किया, उसको ड्राइव करते करते नींद आ गई। तो अब क्या किया जाए? तो इसने बताया कि जो ये कार है, वो ड्राइवर को जगाने के लिए खुद ही धक्का देने लगती है, प्लस साथ ही आउटसाइडर को इन्फॉर्म कर देती है दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन। If you fall asleep. First, this sports car will start to beep and alert other drivers on the road. यानी ये जो कार है वो बीप करना स्टार्ट कर देती है, ताकि दूसरे जो ड्राइवर है वो अलर्ट हो पाए, जो कि रोड पे और सब भी हो गए। After that, it will start braking in bits to try and wake you up. और उसके बाद ये आपको धक्का देना स्टार्ट कर देती है, so that you can awake. Of course, you didn't wake up, so the car will have to drive itself onto the side. As still अगर आप जगते नहीं हो, तो ये लेन की साइड लेके जाना स्टार्ट कर देती है। Of the road. The car gets so mad it starts honking at other drivers. Then it stops fully, so you can. And then ये स्टॉप हो जाती है लेन के साइड, और इमरजेंसी लॉक को खोल दिया जाता है। कंप्लीट स्टॉप एंड अनलॉकिंग डोर्स फॉर इमरजेंसी। तो ये हमारा क्या हो गया, एक इनोवेटिव प्रोडक्ट हो गया। तो यहाँ से तुम्हें इनोवेशन आ गया समझ। तो यहाँ मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है कि यहाँ ट्रेडिशनल ड्राइंग लिख लो वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज में, एंड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में इनोवेशन इन कार लिख लो। ये फर्स्ट वाले का एग्जाम्पल है प्रोडक्ट का, और ये सेकंड वाले का एग्जाम्पल है स्किल्स एंड एक्टिविटीज का। तो इसे लिख लेना। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो जाता है इनोवेशन। अभी हमने दो फीचर्स, दो ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं, उसको थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ। मार्केट स्टैंडिंग में हमने पढ़ा था गुडविल एंड रेपुटेशन को मेंटेन करना है, बनाना है अपने नेम एंड फेम को, और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को ऑफर करना है एट रीजनेबल प्राइस। देन उसके बाद इनोवेशन, इनोवेशन में बोला था इट इज सेंट्रल टू ग्रोथ, और स्केल अप करने में हेल्प करता है, कॉम्पिटिटिव एज देता है। और ये क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडिया और मेथड। और ये दो तरीके का होता है, इनोवेशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और इनोवेशन इन वेरियस स्किल्स एंड एक्टिविटीज। तो ये हो गए हमारे दो ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्टिविटी।